कभी कभी ना ब्रह्मांड हमारे सोलर सिस्टम में कुछ ऐसा भेजता है जो जैसे सारे नियम कायदे तोड़ रहा हो। ये कहानी है एक ऐसे ही मेहमान की। एक ऐसा मेहमान जो सितारों के पार से आया और अपने पीछे छोड़ गया सवालों की एक ऐसी झड़ी जिसने बड़े बड़े खगोलविदों को भी हैरान कर दिया। तो चलिए मिलकर इस ब्रह्मांडीय पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जुलाई 2025 में खगोलविदों ने कुछ ऐसा खोजा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने एक धूमकेतु, एक कॉमेट का पता लगाया, लेकिन इसकी चाल से ये साफ हो गया था कि ये हमारे सूरज का चक्कर नहीं लगा रहा। नहीं, ये किसी और तारे से, अंतरिक्ष की गहराइयों से आया था, और अपने साथ ये ऐसे सवाल लेकर आया जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देने वाले थे। तो जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ इंटरस्टेलर या अंतरतारकीय है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये सिर्फ बहुत दूर होने की बात नहीं है, इसका सारा लेना देना उसकी यात्रा से है। देखिए, हमारे सोलर सिस्टम के जो कॉमेट्स होते हैं ना, वो सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ 100 या हजारों साल बाद लौट कर आते हैं। लेकिन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स, वो इतनी तेजी से आते हैं कि सूरज की ग्रेविटी उन्हें पकड़ ही नहीं पाती। वो बस एक बार पास से गुजरते हैं और फिर हमेशा के लिए वापस गहरे अंतरिक्ष में खो जाते हैं। 3i एटलस अकेला नहीं था। असल में ये इन अविश्वसनीय खोजों की कड़ी में तीसरा था। 2017 में ओआमुआमुआ ने हमें चौंकाया था। फिर 2019 में बोरिसोव आया, जो एक आम कॉमेट जैसा ही लग रहा था। लेकिन 2025 में एटलस आया और इसने इस पहेली को और भी ज्यादा उलझा दिया। एटलस की जांच करना किसी कॉस्मिक जासूसी कहानी से कम नहीं था। हर बार जब वैज्ञानिकों को लगता कि चलो अब इसे समझ लिया, तभी एक नया सुराग सामने आता था और सारी कहानी पलट देता था। तो सबसे पहला बड़ा सवाल इसके रास्ते को लेकर ही था। जिस तरह से यह हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ, वो बहुत ही अजीब था। इसकी यात्रा के बारे में पहली अजीब बात ये थी कि ये हमारे सोलर सिस्टम के ग्रहों के साथ लगभग एक ही सीध में, एक ही प्लेन पर आया था। ऐसा होने का चांस कितना है? सिर्फ 0.2%। मतलब एक ऐसा इत्तेफाक जिसने फौरन वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अगला सुराग छिपा था इसकी बनावट में, इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में। जब दूरबीनों ने ये देखना शुरू किया कि आखिर ये कॉमेट बना किस चीज से है, तो उन्हें कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मिला। हमारे अपने जो कॉमेट्स हैं वो एक नियम मानते हैं। उनमें पानी के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड की एक तय मात्रा होती है। एटलास ने उस नियम को पूरी तरह से तोड़ दिया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा असामान्य रूप से बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। और फिर एक और धातु का रहस्य सामने आया। जब वैज्ञानिकों ने कॉमेट से निकल रही गैस का विश्लेषण किया, तो उन्हें कुछ मिला, और कुछ बहुत जरूरी चीज गायब थी। ये कुछ ऐसा था जैसे नमक तो मिल गया पर काली मिर्च गायब है। धूमकेतु निकल तो फेंक रहा था, लेकिन उसका कॉस्मिक जुड़वां लोहा पूरी तरह से नदारद था। एस्ट्रोनॉमी में ये दोनों लगभग हमेशा साथ पाए जाते हैं, तो लोहे का गायब होना वाकई एक बहुत बड़ी पहेली थी। तो इन सभी अजीब सुरागों के साथ वैज्ञानिक समुदाय दो खेमों में बंट गया। क्या ये सिर्फ एक बहुत ही अजीब प्राकृतिक धूमकेतु था, या फिर ये कुछ और ही था? तो एक तरफ ये थ्योरी थी कि एटलस शायद किसी ऐसे तारे के पास बना था जो हमारे सूरज से बहुत अलग है, और इसी वजह से इसकी बनावट इतनी अजीब है। दूसरी तरफ एक ज्यादा दावी ख्याल सामने आया। क्या हो अगर ये सारी अजीब बातें सिर्फ इत्तेफाक न हो, बल्कि किसी मकसद, किसी डिजाइन का हिस्सा हो? एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोएब ने इस विचार को आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट के तौर पर रखा। उनका कहना था कि भले ही इसकी संभावना कम हो, लेकिन ऐसे विचारों को एक्सप्लोर करना जरूरी है ताकि हम किसी भी संभावना को नजरअंदाज ना कर दें। हालांकि ज्यादातर वैज्ञानिक समुदाय नासा के सीधे साधे बयान से सहमत था। उनका कहना था कि सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक प्राकृतिक, भले ही बहुत अजीब धूमकेतु है। इन अटकलों को खत्म करने का एक ही तरीका था, और डेटा। और हमारे पास इस रहस्य को सुलझाने के लिए अब तक के सबसे शक्तिशाली उपकरण मौजूद थे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सीधे गैस को मापा, और आंकड़े हैरान करने वाले थे। हर 1 किलोग्राम पानी के लिए लगभग 20 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था। इससे मामला बिल्कुल साफ हो गया। ये एक CO2 रिच कॉमेट था।
फिर हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसे और करीब से देखा। इसने एक साफ न्यूक्लियस, एक चमकदार कोमा और एक पूंछ दिखाई, यानी एक कॉमेट के सारे क्लासिक संकेत। और एक जरूरी बात, इसने ये भी दिखाया कि न्यूक्लियस बहुत बड़ा नहीं था, जिससे कुछ शुरुआती अटकलें भी खारिज हो गई। ये एक कॉमेट जैसा दिखता था और कॉमेट जैसा ही बर्ताव कर रहा था। तो रहस्य सुलझ गया था। 3I एटलस एक प्राकृतिक धूमकेतु ही था। लेकिन ये इसकी कहानी का अंत नहीं था। असल में इसने हमारी आकाशगंगा, हमारी गैलेक्सी के बारे में हमारी समझ का एक नया अध्याय खोल दिया। जरा इस धूमकेतु की यात्रा के बारे में सोचिए। ये हमारे सोलर सिस्टम से भी पुराना हो सकता है, जो शायद गैलेक्सी के शुरुआती दिनों में बना हो। अरबों साल तक ये सितारों के बीच भटकता रहा, जब तक कि इत्तेफाक से ये हमारे रास्ते में नहीं आ गया, ठीक उसी समय जब हम इसे देखने और खोजने के लिए तैयार थे। और आने वाला कल तो और भी रोमांचक है। वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे नए उपकरणों के साथ जो चीज़ कभी बहुत दुर्लभ थी, वो अब आम हो जाएगी। अनुमान है कि हम हर साल 70 तक नए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स खोज सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है, 3I/Aklis जैसे मेहमान हमें दिखाते हैं कि स्टार सिस्टम्स अलग थलग नहीं हैं। वो लगातार एक दूसरे के साथ मटीरियल का लेन देन कर रहे हैं। ये गैलेक्सी एक बहुत बड़ी आपस में जुड़ी हुई जगह है, जहां एक तारे से फेंके गए टुकड़े अरबों साल बाद किसी दूसरे तक पहुंच सकते हैं। ओमुआमुआ, बोरिसोव और अब एटलस ये पहले संदेशवाहक थे। उन्होंने हमें बताया है कि गैलेक्सी हमारी सोच से कई ज्यादा एक्टिव और जुड़ी हुई है। जैसे जैसे हम और खोजेंगे, हर नया मेहमान अपने घर की कहानी का एक टुकड़ा लेकर आएगा। सवाल ये है कि वो हमें क्या सिखाएंगे।